जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने बेसिक वीडियो देख लिया था और उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था और उसके बाद क्या टेस्टिस के बारे में अच्छे तरीके से उसका स्ट्रक्चर, फुल ऑफ स्पर्म, ये सब जान लिया था। ठीक है ना। तो आज जो पढ़ेंगे हम वो कैस्ट्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे स्पर्मेटोजिनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है। स्पर्मेटोजिनेसिस क्या होता है? जिनेसिस मतलब होता है बनना, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजिनेसिस। तो स्पर्मेटोजिनेसिस कैसे होता है, आखिरकार स्पर्म कैसे बनता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन ठीक है, उससे पहले हम पढ़ रहे हैं कैस्ट्रेशन, जिसका बायोलॉजिकल नेम है ऑर्चिडेक्टोमी। क्या है? ऑर्चिडेक्टोमी। यह कैस्ट्रेशन क्या होता है? तो कैस्ट्रेशन को गांव देहात में हम बधिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बधियाकरण कहते हैं। ठीक है। जिसमें जानवर सबको है ना, वो जब बच्चे रहता है बड़ा होने से पहले उसका बधिया कर दिया जाता है, उसका टेस्टिस को काट के हटा दिया जाता है। ठीक है। क्यों हटाया जाता है टेस्टिस को काट के, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। किसमें? तो कैस्ट्रेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, कैस्ट्रेशन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो ऑर्चिडेक्टोमी है। इसमें क्या होता है? तो रिमूवल ऑफ टेस्टिस होता है। आखिरकार टेस्टिस को कैसे क्यों रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, क्यों उसका बधियाकरण कर दिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, टेस्टिस से जो हार्मोन निकलता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम एंड्रोजन हार्मोन है। ठीक है। तो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलेगा उसको टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वह जब जानवर रहता है ना, उसके अंदर जब टेस्टिस रहता है और टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब ज़्यादा रहता है, इंक्रीज रहता है, तो बहुत एग्रेसिव रहता है। एग्रेसिव मतलब एकदम बदमाश जिसको कहते हैं हम। ठीक है ना। तो आप जब गाय से जब कोई मेल बच्चा पैदा लेता है, जब गाय से मेल बच्चा पैदा लेता है उसको हम सांड बोलते हैं। जब तक उसका टेस्टिस नहीं कटा हुआ है उसको हम सांड बोलेंगे। आप किसी सांड से खेत जोतवा लीजिएगा, जोतवा के देखिए, सीधे फाड़ के फेंक देगा आपको। ठीक है ना। आप किसी सांड से खेत नहीं जितवा सकते हैं। ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश होता है। तो अगर आपको किसी जानवर को, मतलब कि सांड को, अपने इशारों पे नचाना है, आप जो बोलेगा वो करवाना है, बैठो तो बैठो, उठो तो उठो, जैसे नहीं एक डंडा ले लेते हैं और खेत जोतवाते रहते हैं, नहीं जोतवाते रहते हैं, तो मेरा बात माने, इसके लिए क्या होना चाहिए? तो उसका कमजोर होना चाहिए। वो कमजोर होगा तब ना उस पर हम दवा बोलेंगे, मेरा बात मानेगा वो। तो इसलिए हम टेस्टिस को हटा देते हैं। तो टेस्टिस को हटाने से क्या होगा? तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा और वो एग्रेसिवनेस कम हो जाएगा उसका, मतलब जितना वो एग्रेसिव था, जितना बदमाश था, उसका बदमाशी कम हो जाएगा। उसका हम लोग बदमाश बन जाएंगे। लेकिन जब वही एग्रेसिव रहता है, टेस्टिस रहवे करता है, तब वही बदमाश है। हम बदमाश नहीं है, सीधे उड़ा देगा हमको, सीधे, समझ रहे ना, एकदम छक्का मार देगा हमको। ठीक है। तो एग्रेसिवनेस कम करने के लिए हमको कैस्ट्रेशन करना पड़ता है। कैस्ट्रेशन का जो दूसरा नाम है वो ऑर्चिडेक्टोमी है और हिंदी में मतलब देहाती में हम लोग उसको बधियाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? बधियाकरण कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं रिमूवल ऑफ टेस्टिस। क्या? रिमूवल ऑफ टेस्टिस। रिमूवल मतलब होता है हटा देना। क्या? हटा देना। इसका एक नाम है ऑर्चिडेक्टोमी। टॉमी मतलब होता है किसी भी चीज़ को काट के हटा देना। कहीं भी अगर टॉमी लग गया ना, जैसे वासेक्टोमी हो गया, ट्यूबेक्टोमी हो गया, तो जहाँ जहाँ टॉमी होगा समझ लीजिए काट के हटा रहा है, काट के हटा रहा है, काट के हटा रहा है। टॉमी मतलब काट के हटा देना। तो ऑर्चिडेक्टोमी इसलिए नाम पड़ा है और इसमें टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। ये जो है आपका टेस्टिस जो है इसको काट के रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? तो देखिए, कैस्ट्रेशन मेक द एनिमल, कैस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, बधियाकरण जो प्रोसेस है, वह किसी एनिमल को लेस एग्रेसिव बनाता है। लेस एग्रेसिव को हम डोसाइल बोल सकते हैं, डोसिल बोल सकते हैं। ठीक है ना। यह लेस एग्रेसिव बनाता है, मतलब कम बदमाश बनाता है। वो एकदम नॉर्मल कर देता है उसको, एकदम नॉर्मल। आपका हर एक बात मानेगा, बोलेगा ए बैठ तब बैठेगा, उठ तब उठेगा। और जब भी उसका टेस्टिस नहीं कटा रहेगा, वो शांत रहेगा, आप जानिए आप क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप क्या होगा तब? तो उसको लेस एग्रेसिव बनाने के लिए हम इसका कैस्ट्रेशन करते हैं। बिकॉज लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिक्रीजेज। तो उसका टेस्टिस हम काट के हटा देंगे तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं? टेस्टिस को काट के हटा देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कैस्ट्रेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड कैस्ट्रेशन। बिकॉज लेस एग्रेसिवनेस एनिमल, मतलब एनिमल को कम एग्रेसिव बनाने के लिए, ठीक है ना, कम बदमाश बनाने के लिए क्या करते हैं? हम कैस्ट्रेशन कर देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए किसी बैल में, मतलब बैल नहीं, किसी सांड में, बैल तो बाद में बनता है, कैस्ट्रेशन के बाद उसको बैल बोलते हैं। किसी सांड को, मतलब किसी सांड में अगर टेस्टिस कटा हुआ नहीं है, मतलब उसमें कैस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो जितना गाय को देखेगा ना सब पे लाइन मारेगा वो। ठीक है। जाएगा और जब भी कोई गाय आ रही है तो मैं मतलब लाइन मारता रहता है ससुरा। ठीक है ना। जब ये देखिए कोई गाय को देखेगा, जब ये सांड ना, तभी लाइन मारने लगेगा, पीछे पीछे दौड़ने लगेगा। ठीक है ना। और
जब ही उसको हम हटा देंगे टेस्टिस काट के कैस्ट्रेशन कर देंगे, आप उसको 20 गो 50 गो 100 गो गाय के बीच में धर दीजिए, मुँह घुमा के नहीं तकेगा, सीधे इग्नोर करेगा, एकदम एटीट्यूड में आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे ना आप। जब भी उसका कैस्ट्रेशन कर दीजिए सांड का, एकदम एटीट्यूड में आ जाएगा, और 20 गो 50 गो 100 गो गाय के बीच में रख दीजिए, ताकेगा भी नहीं एक बार भी, एकदम शरीफ बन जाएगा, अपने फोकस करेगा, अपना काम पर फोकस करेगा। आप समझ रहे हैं ना क्यों टेस्टिस काट के हटा दिया जाता है, सो समझ गया आप बिल्कुल। तो कैस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें बुल मतलब सांड को, जब मेल बच्चा होता है गाय का उसको हम सांड बोलते हैं, जब कैस्ट्रेशन नहीं हुआ रहता है, तो बुल को जब हम कैस्ट्रेशन कराएंगे, ठीक है, मतलब टेस्टिस काट को हटा देंगे, तब बुलॉक बनेगा, जिसको हम ऑक्स बोलते हैं, बैल बोलते हैं, जिससे हम खेत में काम करवाते हैं, कोल्हू चलवाते हैं। कोल्हू का बेल सुने ना आप, कोल्हू का बेल मारता रहता है, चलो चलो कोल्हू खिस्सा रहता है। तो बुल को बुलॉक बनाने के लिए कौन प्रोसेस होता है काम, तो कैस्ट्रेशन। ये जो क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव है ना, ये नीट में 4 मार्क्स में पूछा गया था कि बुल कन्वर्ट इनटू बुलऑक, द प्रोसेस इज कॉल्ड तो कैस्ट्रेशन। ठीक है, कैस्ट्रेशन के जरिए, बधियाकरण के जरिए हम जो है ना बुल का जो है ना टेस्टिस काट के हटा देंगे, दोनों काट के हटा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल ऑक्स बन जाएगा, हमारी हर एक बात मानेगी। ठीक है, कौन, बैल। बात समझ रहे आप ना। तो आप कैस्ट्रेशन समझ चुके हैं। याद कीजिए जब आप टेस्टिस पढ़े थे तो टेस्टिस का लगभग स्ट्रक्चर ऐसे था, कैसे था, ऐसा स्ट्रक्चर था टेस्टिस में, और इसमें इस टेस्टिस में, एक टेस्टिस में 200 से 250 कंपार्टमेंट बटा हुआ होता है, जिसको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं, जिसमें इस प्रकार का डब्बा जैसा था, ध्यान रखिए आप, ऐसा था, ऐसा था कंपार्टमेंट बटा हुआ। ठीक है, तो ये 200 से 250 कंपार्टमेंट बटा हुआ होता है एक टेस्टिस में। कितना में, एक टेस्टिस में। ठीक है, तो इस कंपार्टमेंट को अगर हम खोलेंगे, ठीक है, इस कंपार्टमेंट को हम बाहर निकालते हैं, ये ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए इस कंपार्टमेंट को हम बाहर निकालेंगे, और इस कंपार्टमेंट को हम जब बाहर निकाले तो ऐसा था, कैसा था, ऐसा था। ठीक है, और इसमें जब आपको हम कंपार्टमेंट पढ़ाए थे तो बोले थे कि इसमें एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है, जिसमें स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो इसमें हम देखते हैं कंपार्टमेंट में कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपको गोला दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और इस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ना, इसमें 2 प्रकार का सेल रहता है। कैसा रहता है, 2 प्रकार का सेल रहता है। देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में 2 प्रकार का सेल रहेगा। पहला सेल रहेगा स्पर्मेटोगोनिया। क्या रहेगा, स्पर्मेटोगोनिया। ध्यान दीजिए, स्पर्मेटोगोनिया रहता है इसमें। ध्यान दीजिए, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो कंपार्टमेंट दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा डब्बा दिख रहा है इसमें सर्किल में, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे, इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे। और एक बड़ा सा जो फूल की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, फूल की तरह, यही है हमारा क्या, सर्टोली सेल। क्या है, यह सर्टोली सेल है। क्या है, यह सर्टोली सेल है। तो सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया ही रहता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है, और स्पर्म शिक्षा लेने के लिए, पावर लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए कहाँ जाता है, तो सर्टोली सेल के अंदर जाता है। ऐसे ध्यान दीजिए, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रिशन लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ से ये न्यूट्रिशन लगेगा, ठीक लेगा। ठीक है, और हम देख लेते हैं इस कंपार्टमेंट में टेस्टिक्युलर लोब्यूल में क्या क्या और रहता है। तो इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, यह हमारा है लीडिंग सेल। क्या है, हमारा लीडिंग सेल। इसी लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। क्या निकलता है, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ध्यान दीजिए, तो टेस्टोस्टेरोन किस सेल से निकलता है, तो लीडिंग सेल से। याद रखिएगा। ठीक है, देखने में छोटा लग रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई पूछ देगा कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, किस सेल से निकलता है, और डायरेक्ट पूछे कहाँ से निकलता है, तो टेस्टिस से बोल देंगे। टेस्टिस में कहाँ से निकलता है, तो टेस्टिस में याद रखिए वो मिडिल लेयर, क्या, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर जो 200 से 250 कंपार्टमेंट बटा हुआ था, जिसको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल बोले थे, उस लोब्यूल के अंदर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था। ठीक है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो लोब्यूल था ना, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, और लीडिंग सेल भी था। क्या था, लीडिंग सेल। तो इसी लीडिंग सेल से क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम दूसरा नाम से एंड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये हमारा लीडिंग सेल है, जिससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। याद कर लीजिए, टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ठीक है, और इसमें ना एक लोब्यूल में, एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल में कम से कम 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है। कितना रहता है, 1 से 3 है। जैसे एगो ये गोला है ना, तो 2 और गोला रहेगा, एगो यहाँ गोला है, एगो यहाँ गोला है। ठीक है ना, 2 से 3 गोला रहता है, मतलब 1 से 3 गोला रहता है। ठीक है, एक टेस्टिक्युलर लोब्यूल में। ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 प्रकार का सेल रहता है। पहला स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम मेल जर्म सेल बोलते हैं, और दूसरा हमारा सर्टोली सेल रहता है। तो स्पर्म कहाँ बनेगा, तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। कहाँ बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। और स्पर्मेटोगोनिया में सेल बनने के बाद कहाँ जाएगा, न्यूट्रिशन लेने के लिए कहाँ जाएगा, तो सर्टोली सेल के पास जाएगा। मतलब कि सर्टोली, ये जो है ना, मान लीजिए मम्मी है। ठीक है, स्पर्म की मम्मी पापा कौन है, तो हमारा यह स्पर्मेटोगोनिया, इसका मम्मी पापा है स्पर्म का, क्योंकि वही बनाया है। ठीक है, यही बनाया है, स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म को बनाया है।
उसके मम्मी पापा बोलेगा इसको, मान लीजिए मास्टर है कौन, सर्टोली सेल, बोलेगा मास्टर साहब कहीं हमारा बुआ के न्यूट्रिशन दियो, हमारा बुआ का नहीं न्यूट्रिशन दियो। सर्टोली सेल को बोलेगा कौन, स्पर्मेटोगोनिया कि मास्टर साहब कहीं हमारा बुआ जो स्पर्म सब है ना कहीं न्यूट्रिशन दियो ना, कहीं शिक्षा दियो ना, कहीं पावर दियो ना। तो ये सारा स्पर्म कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा, बोलेगा आओ बालक आओ, हम तुमको शिक्षा दे रहे हैं, हमको तुमको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तो सारा स्पर्म दौड़ते रेंगते जाएगा कहाँ, सर्टोली सेल के पास जाएगा और वहाँ से क्या न्यूट्रिशन लेगा, क्या लेगा, न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है, मतलब स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है, तो सर्टोली सेल। कौन, सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल कहाँ है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। सर्टोली सेल कहाँ है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। स्पर्म कौन सेल बनाता है, तो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम क्या है, तो मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया का दूसरा नाम क्या है, तो मेल जर्म सेल है। मेल जर्म सेल मतलब स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, तो स्पर्म बनाता है। स्पर्म बनाने के बाद स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रदान करता है, तो सर्टोली सेल प्रदान करता है। कौन करता है, सर्टोली सेल प्रदान करता है। सर्टोली सेल कहाँ है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है, तो सर्टोली सेल है और स्पर्मेटोगोनिया है। और इस पूरा जो कंपार्टमेंट बटा हुआ है, हमारा जो पूरा लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसके अंदर क्या क्या रहता है, तो इसके अंदर हमारा ब्लड वेसल्स रहता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है। देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है ये फ्लूइड, ये द्रव है, लिक्विड है, इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, FLUID फ्लूइड। ठीक है, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कौन सा फ्लूइड रहता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है। और क्या क्या रहता है भाई, तो एक लीडिंग सेल रहता है। लीडिंग सेल क्या करता है, लीडिंग सेल क्या करता है बुआ, तो लीडिंग सेल क्या करता है पता है आपको, टेस्टोस्टेरोन निकालता है। मतलब किसका, मतलब रिलीज, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है कौन, तो हमारा लीडिंग सेल। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो एंड्रोजन है। मतलब टेस्टोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या है, एंड्रोजन है। और यह कहाँ से निकालता है, तो यह निकालता है लीडिंग सेल से। कहाँ से निकालता है, लीडिंग सेल से। और लीडिंग सेल कहाँ है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर है। भाई ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होता क्या है, तो टेस्टिस में एक कंपार्टमेंट बटा हुआ होता है। जो एगो टेस्टिस में कितना रहता है, तो 200 से 250 रहता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या कितनी होती है एगो टेस्टिस में, तो 200 से 250 रहता है। ठीक है, उस 200 से 250 लोब्यूल में क्या क्या रहता है हमारा, तो हमारा क्या रहता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रहता है, हमारा लीडिंग सेल रहता है, हमारा स्पर्म रहता है। स्पर्म कौन बनाता है, तो स्पर्मेटोगोनिया बनाता है। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ रहता है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर रहता है। और इसके अंदर और क्या क्या रहता है, तो सर्टोली सेल रहता है। सर्टोली सेल क्या करता है, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। तो आपको स्पर्मेटोगोनिया का क्या मतलब, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का कांसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं। तो चलिए कुछ हम डक्ट को देख लेते हैं, कुछ ट्यूब को देख लेते हैं कि ट्यूब आखिर कैसे काम करता है। जब हम टेस्टिस पढ़े थे तो हम देखे थे कि जब स्पर्म बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर और बाहर निकलता है तो कुछ रास्ते से निकलता है। वो रास्ता आखिर कितना कितना लंबा होता है, ठीक है ना। तो पहला जो था हमारा एपिडिडाइमिस था। क्या था, एपिडिडाइमिस था हमारा। तो एपिडिडाइमिस 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है, 6 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या, हमारा एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस कैसा था, तो हाईली क्वाइल्ड था। मतलब यहाँ देखिए आप हाईली क्वाइल्ड कैसा होता है, ये देखिए, ये हमारा एपिडिडाइमिस। देखिए ये कितना क्वाइल्ड, देख रहे हैं आप, एकदम घुमा हुआ है। देखिए ऐसे रहता है, मान लीजिए ये हमारा टेस्टिस है ना, तो एपिडिडाइमिस ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है, ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है। देखिए एकदम हाईली क्वाइल्ड है। इसी प्रकार से हाईली क्वाइल्ड कौन रहता है, एपिडिडाइमिस रहता है। देखिए एकदम कितना घुमा घुमा है, देखिए ऐसे रहता है, ऐसे इसी प्रकार से रहता है हमारा एपिडिडाइमिस। कैसा कौन रहता है, एपिडिडाइमिस। देखिए ऐसा ही रहता है एपिडिडाइमिस, देखिए ऐसा ही रहता है टेस्टिस के ऊपर। ये हमारा हुआ क्या, एपिडिडाइमिस। क्या ये एपिडिडाइमिस, क्या है हमारा एपिडिडाइमिस, हाईली क्वाइल्ड है, एकदम घुमा हुआ, एकदम घुमा घुमा के देखिए एकदम घुमा घुमा के हमारा क्या है, एपिडिडाइमिस है, हाईली क्वाइल्ड है। ठीक है, ये कितना लंबा है, तो 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर ये हमारा लंबा है। ठीक है, और यह क्या करता है, तो यह स्टोरेज करता है, मतलब जमा करके रखता है। क्या जमा करके रखता है, तो स्पर्म को। जब स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बन जाता है और वो बाहर निकलता है तो यह स्टोरेज करता है, मतलब जमा करके रखता है स्पर्म को। और ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब टेस्टिस से पहुंचाता है कहाँ, तो फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट पे पहुंचाता है। तो उसका रास्ता क्या है, तो डक्ट है। क्या, वास डिफरेंस हो गया, ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, ये सारा डक्ट है, इसी के माध्यम से पहुंचाता है। ठीक है, तो वो एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्टोरेज करता है। किसका, स्पर्म का स्टोरेज करता है, स्पर्म को जमा करके रखता है। ठीक है, अब जब जरूरत पड़ती है तो भेज देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक है, और यह क्या करता है, और तो फेगोसाइट्स करता है, किसको, डेथ सेल को। मतलब यह हमारा एपिडिडाइमिस है। क्या है हमारा, ये हमारा एपिडिडाइमिस है। क्या है हमारा, एपिडिडाइमिस है। सही ना रहता है एपिडिडाइमिस, ये हमारा एपिडिडाइमिस हो गया।
गया। तो एपिडिडाइमिस में क्या रहता है, स्पर्म जमा होकर के रहता है। तो स्पर्म जब जमा रहता है एपिडिडाइमिस में, और जो स्पर्म हमेशा जिंदा थोड़ी रहता है, स्पर्म मर भी जाता है, ठीक है ना, स्पर्म मर भी जाता है। तो जब स्पर्म मर जाता है तो मरे हुए स्पर्म को खाता है कौन, एपिडिडाइमिस का सेल। एपिडिडाइमिस का सेल मरे हुए स्पर्म को खाता है और स्टोरेज करके भी रखता है और एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचाता है। और जब यह एपिडिडाइमिस लंबा हो जाता है, जब लंबा होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तब उस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। क्या बोलेंगे, वास डिफरेंस। जो कितना लंबा होता है, 40 सेंटीमीटर। कितना लंबा होता है, देखिए कितना लंबा होता है, 40 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा है क्या, एपिडिडाइमिस। और यह धीरे धीरे लंबा होता जाएगा, धीरे धीरे, देखिए यहाँ से धीरे धीरे लंबा होता जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा वास डिफरेंस। क्या हमारा, ये हमारा क्या है, वास डिफरेंस। क्या है, वास डिफरेंस। यहाँ से लंबा हो जाता है। और ये क्या हमारा एपिडिडाइमिस। क्या है, एपिडिडाइमिस हाईली क्वाइल्ड। देखिए ये कितना क्वाइल्ड, देखिए ये कितना क्वाइल्ड है, एकदम हाईली क्वाइल्ड रहता है। क्या रहता है, हाईली क्वाइल्ड रहता है। क्या रहता है, हाईली क्वाइल्ड रहता है। और यही आगे बढ़ के वास डिफरेंस बनाती है, जिसका लंबाई कितना होता है, 40 सेंटीमीटर होता है। और यह खुलता कहाँ से है, तो एपिडिडाइमिस से खुलता है और जाके खत्म कहाँ होता है, तो यूरेथ्रा में जाके खत्म होता है, ठीक है। और यह क्या करता है, यह भी स्टोरेज करता है स्पर्म का और एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है। अगला जो हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है, एजुकुलेटरी डक्ट के आगे जो रास्ता खुलता है उसको हम क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे, ठीक है। यह यूरेथ्रा का लंबाई कितना होता है, तो मेल में, हम में और आप में, अगर आप मेल है तो मेल में यूरेथ्रा का लंबाई होता है 20 सेंटीमीटर। कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है यूरेथ्रा का लंबाई, ठीक है। और फीमेल में 40 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। यूरेथ्रा मेल में कितना होता है, 20 सेंटीमीटर और फीमेल में 40 सेंटीमीटर होता है। इसी कारण इन केस ऑफ फीमेल के केस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा का लंबाई कम होता है फीमेल में, इसी कारण उसमें इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब बीमारी ज़्यादा फैलती है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा की लंबाई कम है। लेकिन मेल में तो 20 सेंटीमीटर, तो मेल में कम संभावना होती है इन्फेक्शन होने का, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं। और यह देखिए एक बात और, एक पॉइंट और देख लीजिए यहाँ पे आप, कि मेल में ना सीमेन मतलब स्पर्म, देखिए स्पर्म और कुछ जो ग्लैंड रहता है उसका जो लिक्विड मिलता है, ठीक है, तो सारा चीज़ मिल करके सीमेन बनता है। स्पर्म अकेले सीमेन नहीं होता है। तो जब सीमेन निकलने का रास्ता और यूरिन निकलने का रास्ता, मतलब पेशाब करने का रास्ता और यह सीमेन निकलने का रास्ता है ना, एक ही है मेल में, ठीक है। तो एक ही रास्ता से निकलता है, मतलब यूरेथ्रा से ही निकलता है। यूरेथ्रा से ही सीमेन भी निकलेगा और यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलेगा, मतलब पेशाब भी निकलेगा। तो दोनों निकलता है, इसीलिए इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। क्या, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि यूरेथ्रा से, मतलब वैसा ट्यूब, वैसा पाइप जिसके होके सीमेन और यूरिन दोनों निकले, उसको क्या बोलेंगे, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोलेंगे, जिसको हम दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक है। इतना तक आप समझ गए हैं। देखिए, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके लिए ये वीडियो बना था, ठीक है ना। तो कुछ लाइन पढ़ लेते हैं हम। इट बिगिंस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब होता है हिंदी में किशोरावस्था, जब इंसान जवान होने लगता है, जब मतलब कुछ होता है, गाना सुने आप, कुछ होता है, वो होने लगता है, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं उसको हम, प्यूबर्टी बोलते हैं। तो इट बिगिंस ड्यूरिंग मतलब यह कब स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। एंड कंटिन्यूअस टिल डेथ इन मेल, मतलब जब स्पर्म बनना कब स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, 12-13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है मेल में, ठीक है ना। फीमेल में तो जन्म से पहले से ही बनता है ओवम, माँ के गर्भ से ही उसको ना, मतलब ओवम का फॉलिकल, जो फॉलिकल होता है वो मिला हुआ रहता है जन्म से पहले से ही। लेकिन मेल में ना 12-13 वर्ष से स्टार्ट होता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, मतलब स्पर्म बनना स्टार्ट होता है मेल में, ठीक है, 12-13 वर्ष की उम्र से, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। और खत्म होता है मृत्यु के बाद ही, मतलब मृत्यु तक चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब अगर कोई बूढ़ा है 60-65 साल के, उसमें भी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, उसमें भी स्पर्म बनेगा। बुढ़वा सबको, कितना ठरकी बुढ़वा का आप नहीं देखे हैं, बुढ़वा सब कितना हंस मजाक करता रहता है, क्यों करता है भाई, क्योंकि अभी भी स्पर्म बन ही रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप। तो मेल में क्या रहता है, ड्यूरिंग टिल डेथ, मतलब कि डेथ तक क्या स्पर्म बनता रहता है, ठीक है ना। और स्पर्म बनने में कितना टाइम लगता है, तो कम से कम 65 से 75 डेज लगता है, मतलब 65 से 75 दिन लगता है स्पर्म को बनने में बुआ, ठीक है ना। स्पर्म को बनने में कम से कम 65 से 75 दिन लगता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, नहीं बनता है, इसको हम देख लेते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को ना 2 भाग में बांटा गया है। स्पर्मेटोजेनेसिस को आप ऊपर से देख लिया है ना, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। अब यह कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे बनता है वो देख लेते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है।
तो हम एक सेल को देख लेते हैं, ठीक है। किस सेल को देखेंगे? जर्म सेल को देखेंगे। यह हमारा जर्म सेल है। क्या है? यह हमारा जर्म सेल है, ठीक है। और जर्म सेल डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। आपको पता है ना, पढ़ाए थे ना कि जर्म सेल डिप्लॉयड होता है मतलब 2n होता है। और इसमें क्या होगा? इसमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब क्या होता है? जीरोक्स करना। क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है, सिर्फ जीरोक्स होता है। जब इसमें माइटोसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ ध्यान दीजिए, जब इसमें माइटोसिस कराएंगे तो यहाँ बनेगा एक और 2n, ठीक है। यहाँ बनेगा एक और 2n, क्या? एक और 2n बनेगा, ठीक है। और यहाँ भी माइटोसिस होगा फिर से। अगर यहाँ फिर से माइटोसिस कराएंगे तो इसका भी फिर मान लीजिए 2 बना देते हैं हम, इसका भी फिर 2n, फिर इसका भी क्या 2n, फिर इसका भी 2 बनेगा, इसका भी 2n और इसका भी 2n। याद रखिए यहाँ पर माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम माइटोसिस में नहीं बदलता है, क्रोमोसोम मियोसिस में आधा हो जाता है, लेकिन माइटोसिस में सेम रहता है, बस कॉपी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, जिसके कारण क्रोमोसोम नहीं बदल रहा है, बस मतलब साइटोप्लाज्म मतलब बॉडी बदल रहा है, बॉडी बढ़ रहा है। मतलब ये देखिए इंक्रीज कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है ना। तो मान लीजिए एक इतना बड़ा सेल था, ये बार बार डिवाइड करेगा, फिर बड़ा होगा, फिर डिवाइड करेगा, तो साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, लेकिन क्रोमोसोम जैसा का तैसा ही है, डिप्लॉयड का डिप्लॉयड है, ठीक है ना। जब इतना हो जाएगा ना तो ये देखिए ध्यान दीजिए, जब ये है ना एगो जो इसका डिप्लॉयड सेल है, ये डिप्लॉयड सेल है इसका एगो, ये बड़ा हो जाएगा, मतलब इसका रूप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये डिप्लॉयड थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? यहाँ पे इसमें मियोसिस 1 होगा। क्या होगा? मियोसिस 1 होगा। इसको तो हम ऊपर समझाते हैं, ठीक है ना। इसको तो हम इस साइड समझाते हैं कि ध्यान दीजिए क्या होगा। सके मतलब माइटोसिस होने के बाद एक सेल जो है ना बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? साइटोप्लाज्म लेवल एगो सेल में बड़ा होगा। मतलब ध्यान दीजिए एगो सेल में साइटोप्लाज्म लेवल क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा 2n बनेगा, ठीक है, बड़ा 2n बनेगा। तो इसमें हम मियोसिस 1 कराएंगे। माइटोसिस इसमें कराए थे हम, तो माइटोसिस कराएं तो सेल साइटोप्लाज्म तो बदला, लेकिन क्रोमोसोम नहीं बदला। लेकिन अब इसी को हम यहाँ खींच के लाए हैं और इसमें मियोसिस 1 कराएंगे। क्या कराएंगे? मियोसिस 1 कराएंगे। जब हम मियोसिस 1 कराएंगे सीधे आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 बनेगा, n बनेगा, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? n बन जाएगा, ठीक है। मियोसिस हो गया, क्रोमोसोम आधा हो गया। साइटोप्लाज्म उतना ही है, साइटोप्लाज्म उतना ही है, मतलब बॉडी उतना ही है, ठीक है ना। लेकिन क्रोमोसोम क्या हो गया? आधा हो गया। फिर यहाँ पे अगर एक बार और मियोसिस कराते हैं, मियोसिस सेकेंड कराते हैं। क्या कराते हैं? मियोसिस सेकेंड कराते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस ओरिजिनल था, लेकिन देखिए आप जानते हैं ना कोई ब्रांडेड चीज़ होता है तो उसका डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मियोसिस हुआ ना फर्स्ट में, तो ये क्या बोला कि अच्छा तुम मियोसिस किया है, हम भी मियोसिस करेंगे। लेकिन ब्रांड होता है, कोई कितना भी कॉपी कर ले, लेकिन कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो ये दोबारा मियोसिस कराएगा दूसरा आदमी, ठीक है, ये दोबारा मियोसिस कराएगा। तो मियोसिस सेकेंड हो गया। तो मियोसिस सेकेंड नाम का मियोसिस सेकेंड है, लेकिन क्रोमोसोम आधा उधा नहीं करता है, ठीक है ना। माइटोसिस की तरह ही होता है। ब्रांड कैसे पकड़ लेगा रे? एक बार मियोसिस हुआ तो आधा कर दिया, लेकिन दोबारा कोई चाहेगा कि मियोसिस करा देंगे तो आधा नहीं होगा। माइटोसिस की तरह ही ये मियोसिस होगा। तो मियोसिस सेकेंड किसके तरह होता है? माइटोसिस की तरह होता है। क्रोमोसोम आधा नहीं होता है। जब यहाँ पे बनेगा तो n ही बनेगा, ठीक है ना, n ही बनेगा। मतलब खाली माइटोसिस हुआ, कॉपी कर दिया, लेकिन क्रोमोसोम नहीं बदला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मियोसिस सेकेंड के बाद क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। ध्यान दीजिए स्पर्मेटिड बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, चाहे सब्जेक्टिव में पूछ दे कि मियोसिस सेकेंड के बाद क्या बनता है? तो स्पर्मेटिड बनता है। क्या बनता है? स्पर्मेटिड बनता है। तो ध्यान दीजिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 भाग में बांटे थे। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम 2 भाग में बांटे थे। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। तो साइटोजेनेसिस, साइटो हम सेल का नाम है साइटो, ठीक है ना, जिसमें सेल बड़ा हो, सेल डिवाइड करे, साइटोप्लाज्म डिवाइड करे, इतना था तो इतना हो जाए। इसमें जब साइटोसिस बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है, तो इतना में आप क्या देखें? देखिए इतना में आप क्या देखें? यहाँ से टूटा, फिर बड़ा हुआ, फिर टूटा, फिर बड़ा हुआ। ये साइटोप्लाज्म ही ना बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म ही ना बढ़ रहा है। तो इस फेज को हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस बोलेंगे, जिसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म बड़ा होता है, क्रोमोसोम जैसा कि तैसा ही रहता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ये हमारा स्पर्मेटिड बन गया मियोसिस सेकेंड के बाद। मियोसिस सेकेंड के बाद क्या बना? हमारा स्पर्मेटिड बन गया। जब ये स्पर्मेटिड बनेगा तो स्पर्मेटिड क्या रहता है? बच्चा रहता है, ठीक है ना, एकदम छोटा सा बच्चा रहता है। जब इसमें हम स्पर्मियोजेनेसिस कराएंगे तब यही हमारा क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा। मतलब स्पर्मेटिड में हम स्पर्मियोजेनेसिस कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। यही हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ? स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ। याद रखिए स्पर्मेटोजेनेसिस को 2 भाग में बांटा गया है। पहला स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें सेल डिवाइड करता है, क्रोमोसोम मतलब थोड़ा बहुत नीचे डिवाइड करता है, मतलब मियोसिस में करता है, लेकिन साइटोप्लाज्म ज़्यादा डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस कब कराएंगे? जब स्पर्मेटिड बन जाएगा। और स्पर्मेटिड कब बनेगा?
मियोसिस सेकंड के बाद बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे। अगर इसका आपको लिखा हुआ एकदम डिफिनेशन के रूप में लिखा हुआ नोट्स चाहिए ना, इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनेशन के रूप में एकदम हल्का तरीका से एकदम बिहारी स्टाइल में, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जाके वहाँ पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर नोट्स मिलता है, एकदम अच्छा तरीका से नोट्स मिलता है, पूरा एकदम 100 आउट ऑफ 100% नंबर मिलेगा कहीं पर भी, ठीक है ना। तो आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिए हैं, ठीक है, एकदम बिहारी स्टाइल में। अब आगे का वीडियो आएगा, उसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है ना। अगला वीडियो ही बिहारी स्टाइल में आएगा, एकदम बिहारी स्टाइल में आएगा, एकदम आप रेडी रहिए, ठीक है।